स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से हम अभी तक क्या करते हैं कि हम नर्स इक्वेशन की हेल्प से क्या क्या कैलकुलेट कर लिया हमने। नर्स इक्वेशन की हेल्प से हमने ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया किसी भी सेल का, और क्या करा है हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो आज हमारा नया टॉपिक है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ सेल। किसी भी सेल के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालें। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले एग्जांपल लेके चलते हैं डेनियल सेल का। ठीक है, डेनियल सेल में पहले हम क्या लेके चल रहे हैं, हम कॉपर और जिंक इनकी इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं, और उनका क्या लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो जिंक थी वो कैसे बिहेव कर रही थी, एज अ एनोड बिहेव कर रही थी, और जिंक कैसे बिहेव कर रही थी, एज अ एनोड, और कॉपर कैसे बिहेव कर रही थी, एज अ कैथोड। क्योंकि जिंक पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। जिंक क्या कर रही थी, ऑक्सीडाइज हो रही थी, और एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। वहीं कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। यानी कि कॉपर क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। ये तो हमने देख लिया, ये तो सब बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली है। ठीक है, वहीं हमने क्या देखा था कि हम क्लोज सर्किट की जब हम बात करते हैं तो देखो हमने उसमें देखा था इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे थे। अभी हमने बात करी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। वहीं कॉपर क्या कर रहा है, उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, जिंक से जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, जिंक से कहाँ जा रहा था, कॉपर की तरफ जा रहा था। तो हो क्या रहा था कि जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन रहा था, Zn+2 बन रहा था। ठीक है, Zn+2 बन रहा था, और वो Zn+2 कहाँ जा रहा था, सॉल्यूशन में जा रहा था। कहाँ जा रहा था, सॉल्यूशन में क्या जा रहा था, Zn+2 आयंस फॉर्म होके जा रहे थे। ठीक है, वहीं अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की इलेक्ट्रोड थी, वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो कॉपर सल्फेट जो था, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो था हमारा कॉपर सल्फेट का, उसमें जो कॉपर थी वो क्या कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहे थे, कॉपर सॉलिड फॉर्म में बना रहे थे। और वही सॉलिड फॉर्म कहाँ पे डिपॉजिट हो रही थी, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास में। इलेक्ट्रोड क्या हो रही थी, कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या हो रही थी, डिपॉजिट हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ठीक है, तो और जिंक में क्या हो रहा था, Zn+2 क्या हो रहे थे, वहाँ पे Zn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, किसमें, बीकर में, कंटेनर में, जिसमें क्या था, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। और वहीं कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, कॉपर की कंसंट्रेशन कम हो रही थी। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या यूज़ करा था, इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सॉल्ट ब्रिज यूज़ करा था। और सॉल्ट ब्रिज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया था, K2SO4। ठीक है, यही हम लेके चल रहे थे, यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेके चल रहे थे, K2SO4, ताकि क्या हो सके, हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहे, हमारा सर्किट भी कंप्लीट रहे। ठीक है, ये हम सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फ़ायदा है वो सब हम बहुत स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, तो हम उनको अभी रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि विद टाइम जैसे जैसे हमारी ये रिएक्शन आगे जा रही थी, क्या होता है, जिंक की क्या हो रही थी, जिंक इलेक्ट्रोड क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। जिंक इलेक्ट्रोड का वेट क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था। और वहाँ पे ही कॉपर इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होने लगा था, कॉपर डिपॉजिट होने लगा था, जिसकी वजह से कहाँ से कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था उसमें जो कॉपर के जो आयंस थे वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहे थे, कॉपर सॉलिड फॉर्म में बना रहे थे। जिसकी जो वो कॉपर सॉलिड फॉर्म में बन रहा था वो क्या हो रहा था, कॉपर के आसपास आके क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा क्या बन रहा था, कॉपर सॉलिड बन रहा था। और वेट जो था कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। वो सब हम पढ़ चुके हैं, तो यही कुछ लिखा हुआ है। ये देखो अब हमने क्या लिखा है, सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा है। हम सीख चुके हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, अब तो कितनी सारी इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल से हम सीख चुके हैं कि हम क्या लिखते थे, ABC से स्टार्ट करते थे, A फॉर एनोड, B से सॉल्ट ब्रिज, और C से कैथोड। तो एनोड किसको ले रहे थे हम, एनोड की तरह कौन बिहेव कर रहा था, जिंक पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। और ऑक्सीडेशन किस पे ही होता है, एनोड पे। तो यही था कि जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, किसमें, Zn+2, यहाँ देखो किस फॉर्म में जा रहा है, Zn+2 फॉर्म में जा रहा है। और वहीं कॉपर सल्फेट से कहाँ जा रहा था, कॉपर सॉलिड में। ये तो हम देख चुके हैं। देखो इस रिएक्शन में हमें पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो कर रहा था, जिंक से कहाँ पे, कॉपर की तरफ। जिंक इलेक्ट्रोड से कहाँ फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ, एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में क्या कर रहा था, जिंक क्या कर रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, कहाँ से फ्लो कर रहा था, जिंक से कॉपर की तरफ। ये तो हम देख चुके हैं। देखो एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो रहा था, अगर हम बात करें तो जिंक क्या होता है, देखो जिंक जो है,
फ्रॉम जिंक की इलेक्ट्रोड से क्या हो रहा था, जिंक जो है जिंक के इलेक्ट्रोड से क्या हो रहा था, किस में जा रहा था, सॉल्यूशन में जा रहा था, किस फॉर्म में, जिंक प्लस 2 आयंस की फॉर्म में। अभी बोला है मैंने क्या हो रहा था कि जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो किस फॉर्म में जा रहा था, Zn+2, और ये Zn+2 आयंस कहाँ जा रहे थे, सॉल्यूशन में जा रहे थे। वहीं क्या हो रहा था कि Copper+2 जो कहाँ से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कहाँ डिपॉजिट हो रहे थे, कॉपर की इलेक्ट्रोड पे। ये तो अभी हमने बात करी है, ठीक है, और ये हमने बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। फिर वहीं हम क्या कह रहे हैं कि सल्फेट, देखो ताकि हमारा एक सॉल्यूशन यानी कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, ताकि हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, तो हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे थे, K2SO4, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था, जहाँ पे Zn+2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही थी, तो वहाँ पे कौन से इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जा रहे थे, SO4 2 नेगेटिव जा रहे थे, कहाँ पे, फ्लो टू द जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कौन जा रहा था, सल्फेट आयंस, ताकि हमारी क्या मेंटेन रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, सर्किट कंप्लीट रहे, इनर सर्किट भी कंप्लीट रहे और आउटर सर्किट भी कंप्लीट रहे, ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होगा, अब ये हो गया कि जो जिसकी वजह से सल्फेट आयन कहाँ जा रहे हैं, जिंक सल्फेट में, तो वहाँ पे जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब देखो जैसे यही चीज़ लिखी हुई है कि जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन आयंस की चेंज होती रहेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ये हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, फॉर्मूले से भी देख चुके हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यही चीज़ बोली गई है कि सल्फेट आयंस कहाँ से जा रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज से कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे थे, कहाँ पे, जिंक आयंस के, जहाँ पे जिंक के आयंस ज़्यादा हो गए थे वहाँ पे क्या जा रहे थे, सल्फेट आयंस जा रहे थे। तो क्या हो गया था कि किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, जिंक सल्फेट की, और किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही थी, कॉपर सल्फेट की, क्योंकि ये दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन होने की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी कैसा होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। देखो अब एक क्या होगा, द सेल रिएक्शन इज सेड टू हैव अटेन। अब देखो इक्विलिब्रियम की हम बात करें, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो कब हम बोलेंगे कि हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीच कर चुकी है, यानी कि रिएक्शन क्या हो चुकी है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल एक्सटेंट में जा रही है। उसके कैसे कहेंगे, जब कहेंगे व्हेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड बिकम इक्वल, जब दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल, और ईएमएफ क्या बन जाएगा उस सेल का, जीरो। ईएमएफ क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और हमने रिवर्सिबल सेल में देखा था कि जब हमारा ईएमएफ क्या हो गया था, जीरो हो गया था, उस केस में क्या हो रहा था, हमारी रिएक्शन स्टॉप हो गई थी, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी, ठीक है। ये हम रिवर्सिबल सेल का पहला ही हमारा कंडीशन थी, 3 कंडीशन में से पहली कंडीशन ये थी कि अगर हमारा क्या हो रहा था, ईएमएफ जीरो हो रहा था, उस टाइम पे क्या हो रहा था, यानी कि एक्सटर्नल ईएमएफ, और वहाँ पे हम यही कह रहे थे कि एक्सटर्नल ईएमएफ और इंटरनल ईएमएफ अगर दोनों सेम वैल्यू हुई, सेम वैल्यू होने का मतलब जो नेट वैल्यू वो जीरो हो जाएगी। नेट वैल्यू का इक्वल की केस की बात कर रहे थे हम, कि जब हमारा एक्सटर्नल ईएमएफ और इंटरनल ईएमएफ की वैल्यू जो होगी, जो बाहर से जो ईएमएफ आ रही थी और सेल की जो ईएमएफ थी, अगर वो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो क्या होता था उस टाइम पे, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम टाइम जब हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो गया था, तब क्या हो रहा है कि जो हमारा ईएमएफ है, सेल का खुद का ईएमएफ कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिकॉज जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, दोनों इलेक्ट्रोड पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो क्या हो गया था, इक्वल हो जाएगा। कब इक्वल हो जाएगा, जब वो क्या अटेन कर लेगा, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, जिसकी वजह से कोई सेल रिएक्शन होती नहीं नजर आएगी, ठीक है। क्योंकि करंट कैसे हो जाएगा, देखो अगर हमारा इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, मतलब वो तो शिफ्ट इक्विलिब्रियम जिस साइड में शिफ्ट होगा उस साइड में रिएक्शन इधर फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है, ये तो हमें पता है। बट उस टाइम पे ओवरऑल जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि दोनों का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा और ओवरऑल जो ईएमएफ होगी वो सेल की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, यही बात बोल रहे हैं हम
कि क्या हो रहा है, सेल रिएक्शन कब बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गई है, जब हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम इक्वल, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और वहीं हम बात करें ईएमएफ, ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ सेल का किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट क्या नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने बात करी कि कब हम बोल सकते हैं कि हमारी सेल जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है। ठीक है, हम कब बात कर रहे हैं कि कब हमारी सेल क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इसको ड्राइव कैसे करेंगे। देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखो रिएक्शन कैसे जाएगी, रिएक्शन ऐसे जाएगी कि जिंक क्या कर रहा है, हमारा जिंक क्या कर रहा है, नेट सेल रिएक्शन देखो कुछ इस तरीके से थी कि हमारा जिंक कहाँ जा रहा था, जिंक +2 में जा रहा था, और कॉपर क्या फॉर्म कर रहा था, सॉलिड फॉर्म कर रहा था 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। यही हमारी पूरी नेट सेल रिएक्शन हमारी कुछ इसी तरीके से थी। अब देखो जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्सटेंट और बैकवर्ड डायरेक्शन का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखो इस केस में हम बोलते हैं, देखो नर्स इक्वेशन, फ्रॉम द नर्स इक्वेशन हमें पता है, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, अबव सेल की ई सेल, सेल का ईएमएफ, यहाँ पे ईएमएफ की बात करें, इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस में क्या आएगा, आर टी अपॉन में एन एफ नेचुरल लॉग। देखो अब हम क्या लेके चलते हैं, देखो कॉपर और जिंक के सॉलिड फॉर्म में क्या लेते हैं, एक्टिविटी 1 लेते हैं, तो उनकी एक्टिविटी तो 1 आ जाएगी। ठीक है, और क्या एक्टिविटी ऑफ Zn+2 और एक्टिविटी ऑफ कॉपर +2 ऐसे लिख सकते हैं हम, या फिर हम इसे कैसे भी लिख सकते हैं, एक्टिविटी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और देखो हमारे इक्विलिब्रियम पे हम बोल रहे हैं कि जो सेल का ईएमएफ है वो कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, सेल का ईएमएफ 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0। और देखो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको भी लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी एन एफ, और इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Zn+2 किसके अपॉन में Cu, किसकी कंसंट्रेशन, कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। यही बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के आयंस और अपॉन में प्रोडक्ट। तो यही हमारा क्या बन गया है, के इक्विलिब्रियम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर टी अपॉन में एन एफ नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, किसके इक्वल हो गया, के इक्विलिब्रियम। अब देखो यहाँ पे n हम कुछ भी ले सकते हैं कि n हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कुछ भी हो सकता है, किसके लिए, मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है वो चेंज हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं जब हमारा टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन हो, कितना, 298 केल्विन। हमें पता है R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, यही हमने अभी तक हम वैल्यू यही यूज़ करते आ रहे हैं। और फेरेडे की वैल्यू क्या होती है, 1 फेरेडे किसके इक्वल होता है, 96,500 कूलाम। ठीक है, ये तो हम सब अभी तक करते आ रहे हैं। अब वैल्यू हम पुट कर देंगे, और जब हम लॉग को 10 बेस लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.303। नेचुरल लॉग को 10 बेस लॉग में कन्वर्ट कर दिया तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती थी, आर टी अपॉन में एफ इन 2.303 लॉग किसके इक्वल आ जाता था, हमारा किसके इक्वल आता था, 0.0591 के इक्वल आ जाता था। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट ई नॉट इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन में एन, और ये क्या बनेगा, लॉग के इक्विलिब्रियम।
ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें क्या पता हो, ई नॉट पता हो, तो हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं और कैसे भी लिख सकते हैं, एन ई नॉट अपॉन में 0.0591 इक्वल्स टू लॉग के इक्विलिब्रियम, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू ई की पावर, क्या चला जाता है, ई की पावर में। देखो हमेशा याद रखना, इधर लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कि जब भी हमारा लॉग की पावर ए होगा इज इक्वल्स टू बी, तो ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ई बेस होता है, सॉरी ये तो इसे रहने दो, बस इतना ही, बस अभी के लिए इतना ही देख लो कि ये हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बस हमने क्या करा है, वैल्यूज़ को बस इधर उधर घुमा दिया, ठीक है। अभी के लिए इतना ही देखो, ठीक है। वो हम ये 10 बेस होता है तो 10 की पावर में जाता है, ठीक है, वो सब छोड़ते हैं। अभी हम यहाँ से क्या, अगर हमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पता हो तो हम ई नॉट निकाल सकते हैं, ई नॉट की वैल्यू पता हो तो हम के इक्विलिब्रियम भी निकाल सकते हैं। देखो अब हमारा के इक्विलिब्रियम आखिर क्यों यूज़फुल है, क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो के इक्विलिब्रियम से हमें पता चलता है किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट, कि कितने देर में वो रिएक्शन ख़त्म होगी, कितनी देर में वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगी, ठीक है, कब हमारा एमएफ ज़ीरो हो जाएगा, ये सब चीज़ें जो वो हेल्प करती है फाइंड आउट करने के लिए। एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ ले रखा है कि के इक्विलिब्रियम वैल्यू डैनियल सेल के लिए, डैनियल यानी कि कॉपर और जिंक की जब हम बात करते हैं, कौन सी, कॉपर, जिंक कॉपर की डैनियल सेल के लिए जब हम बात करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 298 पे, 298 पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 2×10⁷ आती है, इतनी हाई वैल्यू आती है, जिसका जो हमें शो करती है कि रिएक्शन कहाँ जा रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रही है। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें रिएक्शन के एक्सटेंट को फाइंड आउट करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, क्या करती है, रिएक्शन के एक्सटेंट को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करती है। आज की क्लास में हमने के इक्विलिब्रियम की बात करी है कि किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब देखो अगर हमने इक्विलिब्रियम निकाल लिया है तो हमें एक चीज़ और पता है कि हमारा जो डेल्टा जी है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NF सेल के इक्वल होता है, ये भी पता है। तो हम यहाँ से अगर हमें ई नॉट सेल पता है तो हम क्या भी निकाल सकते हैं, डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू RT/LN के इक्विलिब्रियम, इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो -RT, हाँ -RT/LN के इक्विलिब्रियम के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पता है तो हम क्या भी निकाल सकते हैं, हम गिब्स फ्री चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखो अगर हमें ई नॉट पता है, ई नॉट पता है यानी कि ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड ई नॉट पता है, स्टैंडर्ड सेल EMF ऑफ सेल पता है, ठीक है, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, हम उससे के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। के इक्विलिब्रियम हमें पता है तो हम क्या भी निकाल सकते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अब गिब्स फ्री एनर्जी पता है तो हम क्या भी निकाल सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम क्या थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें EMF पता हो सेल का, या फिर क्या पता हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट पता हो। ये हम सब पहले कर चुके हैं कि किस तरीके से हम EMF से या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट से किस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, EMF निकाल सकते हैं या फिर थर्मोडायनामिक फंक्शंस निकाल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।